नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो वृहद रोजगार ऋण मेले का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 11 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुरुकुल पब्लिक स्कूल सोमना रोड में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 5000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे। उद्यमियों को 35 करोड़ के ज्यादा का ऋण वितरण करेंगे। साथ ही 1500 से ज्यादा छात्र छात्राओं को टैबलेट भी बांटेंगे। 705 करोड़ की 305 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और अलीगढ़ को आज बड़ी सौगात देंगे। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही इस दौरान 1500 से ज्यादा छात्र छात्राओं को टैबलेट भी वितरित करेंगे। आज अलीगढ़ में रोजगार मेले का शुभारंभ भी करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात लखनऊ की कर लेते हैं, जहां लखनऊ डिवीजन के 8 रेलवे स्टेशनों के अब नाम बदल दिए गए हैं। जी हां, लखनऊ डिवीजन के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर इस दौरान नाम बदलने को लेकर तंज भी कसा है। अखिलेश ने पोस्ट कर बीजेपी सरकार से आग्रह किया है, रेलवे स्टेशनों के सिर्फ नाम नहीं, हालात बदले, ऐसा अखिलेश यादव ने लिखा है। यानी कि जिस तरह से रेलवे स्टेशनों में व्यवस्थाएं होती है, उसको देखते हुए अखिलेश यादव यहां पर बीजेपी पर तंज कसते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर तंज कसते हुए लिखा कि रेलवे स्टेशनों के सिर्फ नाम नहीं बल्कि हालात भी बदले, और जब नाम बदलने से फुर्सत मिल जाए तो रिकॉर्ड कायम करते रेल हादसों पर विचार भी करे। यानी पूरी तरह से यहां पर अखिलेश बीजेपी पर हमला बोलते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से लखनऊ डिवीजन के 8 रेलवे स्टेशनों के भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने नाम बदले हैं, इसको देखते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि रेलवे स्टेशनों के सिर्फ नाम नहीं बल्कि हालात भी बदले सरकार, और जब नाम बदलने से फुर्सत मिल जाए तो रिकॉर्ड कायम करते रेल हादसों पर विचार भी करे, रोकथाम के लिए समय निकालकर विचार करे। जिस तरह से इस साल की शुरुआत से ही कई रेल दुर्घटनाएं और कई रेल हादसे हुए हैं, कई जगहों पर रेल्स डीरेल हुई है, इसको देखते हुए अखिलेश यादव यहां पर बीजेपी सरकार पर, योगी सरकार पर हमलावर नजर आए। सीधा रुख कर लेते हैं मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, एक तरफ जिस तरह से लखनऊ डिवीजन के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव जमकर बीजेपी सरकार को घेरते हुए भी नजर आ रहे हैं। रिया, जिस तरह से लखनऊ डिवीजन के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदला गया और इसका श्रेय कहीं न कहीं अमेठी की सांसद रही और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लिया और आभार जताया है रेल मंत्रालय का। लेकिन इसके बाद अब सियासत शुरू हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला। उनका इशारा साफ है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव यह कहना चाहते हैं कि हालात बदलने चाहिए, जो रेलवे स्टेशनों की दुर्दशा है, जो यात्रियों की मूलभूत सुविधाएं हैं वह मिलनी चाहिए, हालात बदलने चाहिए, जिससे यात्रियों को कहीं ना कहीं यह लगे कि सरकार जो है उनकी सुविधाओं में कटौती नहीं कर रही है। और इसके अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रेल हादसों को लेकर भी सरकार पर तंज कसने की कोशिश की है। कहा कि जिस तरह से रेल हादसों में बढ़ोतरी हुई है, लोगों की जान चली जाती है, रेल के डिब्बे पटरी से उतर जाते हैं, तो इस पर भी जो है व्यवस्था में सुधार लाने की बात कही है कि हालांकि मोहम्मद आसिफ, जो मुद्दे यहाँ पर अखिलेश यादव उठाते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो रेल हादसों का मुद्दा हो, क्योंकि इस साल की शुरुआत से हम देख रहे हैं कितने सारी रेल दुर्घटनाएं या डीरेल होने के जो है हादसे सामने आए हैं, मामले सामने आए हैं, या फिर जिस तरह से रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प की बात हो, तो दोनों ही मुद्दे अपने आप में काफी ज्यादा गंभीर।
निश्चित तौर पर रिया दोनों मुद्दे काफी अहम है और काफी जो है लोगों के लिए जो है बड़ी बात भी है, क्योंकि जिस तरह से रेल हादसे होते हैं इससे कहीं ना कहीं यात्रियों में भय पैदा होता है और कई ऐसे रेल हादसे इस बीच हो गए जिसको लेकर रेल यात्रियों में हड़कंप सा भी मचा रहा है और कहीं ना कहीं जो है रेल यात्रियों को यात्रा करने में असुविधा होती है, जान भी जोखिम में बनी रहती है। इस पर अखिलेश यादव ने यह मांग उठाई है कि जो रेल हादसे होते हैं उस पर पूरा फोकस करे केंद्र सरकार, रेल मंत्रालय और साथ ही साथ जो नाम बदले जा रहे हैं उसके बजाय अगर कायाकल्प किया जाए तो गांव में बढ़ोतरी किया जाए तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने बड़ा हमला और तंज भी कसा है। और जिस तरह से यूपी में होने वाले चुनाव के पहले अखिलेश यादव एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, पूरे आक्रामक तेवर पर अखिलेश यादव इस दौरान नजर आ रहे हैं, चाहे वो जनता के मुद्दे उठाते हुए हो। जिस तरह से बीजेपी सरकार या योगी सरकार ने नाम बदले हैं रेलवे स्टेशनों के, इस पर भी तंज कसा एक तरफ अखिलेश यादव ने, दूसरी तरफ जो जनता के मुद्दे उठाए, क्योंकि दोनों ही मुद्दे, चाहे रेल दुर्घटना का मुद्दा हो या फिर जिस तरह से रेलवे स्टेशनों में व्यवस्थाओं को मुद्दा हो, दोनों ही मुद्दे आमतौर पर सीधे तौर पर जनता पर असर डालते हैं। मोहम्मद आसिफ, वहीं जिन 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं, कौन कौन से रेलवे स्टेशन है और क्या कुछ नाम बदले गए हैं और नए नाम क्या होंगे? अब देखिए रिया, जो नाम बदले गए हैं, निहालगढ़ स्टेशन का नाम बदला गया है, मिसरौली रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, साथ ही साथ जो है कई 6 अन्य नाम हैं जो बदले। यहाँ पर सरकार की तरफ से क्या जस्टिफिकेशन या क्या तर्क दिया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, आखिर क्यों नाम बदले गए हैं इन्हीं 8 रेलवे स्टेशन के? देखिए, योगी सरकार की नाम बदलने के पीछे भी कहीं ना कहीं लॉजिक है, कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षित करने का जिस तरह से जो है प्लान तैयार किया जाता है, क्योंकि इससे पहले भी कई रेलवे स्टेशनों का नाम बदला जा चुका है यूपी में और अब बड़े पैमाने पर जिस तरह से नाम बदला गया है जो है यूपी में लखनऊ डिवीजन के 8 स्टेशनों के नाम, तो कहीं ना कहीं सरकार की यह मंशा है कि जिस तरह से जो निहालगढ़ स्टेशन है उसका भी नाम बदल दिया गया और यह दिखाने की कोशिश की गई कि जिस तरह से मुस्लिम नाम से यह रेलवे स्टेशन है, इनका नाम अब कहीं ना कहीं महापुरुषों के नाम से जाना जाएगा। नई पहचान एक तरह से यहाँ पर देने की कोशिश। 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। हालांकि अखिलेश यादव यहाँ पर पूरी तरह से नाम बदलने को लेकर आक्रामक अंदाज में बीजेपी को या योगी सरकार को घेरते हुए जरूर नजर आए। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो योगी सरकार ने लखनऊ डिवीजन के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले हैं। वहीं दूसरी तरफ नाम बदलने को लेकर अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए भी नजर आए। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि सिर्फ नाम बदलने से नहीं होता बल्कि हालात भी बदलने चाहिए। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर बता दें, केंद्रीय कृषि मंत्री से पूर्व सीएम चंपई सोरेन मिले हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने मुलाकात की है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इस दौरान शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। तस्वीरें आप देख सकते हैं चंपई सोरेन और शिवराज सिंह चौहान के बीच की ये मुलाकात। कई मायने इस मुलाकात के निकाले जा रहे हैं, क्योंकि चंपई सोरेन इससे पहले ही मीडिया को साफ कर चुके हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। झारखंड के चुनाव प्रभारी हैं शिवराज सिंह चौहान। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान और चंपई सोरेन के बीच बढ़ती नजदीकियों की एक ये तस्वीर है, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि इससे पहले चंपई सोरेन साफ कर चुके हैं कि वो बीजेपी का दामन थामेंगे। हालांकि इससे पहले भी चंपई सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, उसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा से मुलाकात की थी और फिर यह साफ कर दिया था कि बीजेपी में शामिल होंगे चंपई सोरेन। अब ऐसे में झारखंड की सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। चंपई सोरेन, हालांकि इन्होंने 5 महीने झारखंड की कमान संभाली थी जब हेमंत सोरेन जेल गए थे। उसके बाद जब हेमंत सोरेन
जमानत पर बाहर आए और फिर से सीएम की कुर्सी अपने पास रखी तो चंपई सोरेन थोड़ा नाराज बताए जा रहे थे। वहीं अब पूरी तरह से यहां पर चंपई सोरेन और बीजेपी के बीच नजदीकियां बढ़ते हुए तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से झारखंड के बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है चंपई सोरेन ने। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अजय कुमार पांडे का। अजय, बीजेपी और चंपई सोरेन के बीच नजदीकियां जो है बढ़ती हुई साफ दिखाई दे रही है। इससे पहले हालांकि गृह मंत्री अमित शाह से चंपई सोरेन ने मुलाकात की थी, जिसके बाद यह साफ हो गया था और उन्होंने खुद कहा भी था कि बीजेपी ज्वाइन करूंगा। अब शिवराज सिंह चौहान के साथ इस मुलाकात के क्या मायने? देखिए, निश्चित तौर पर क्या है कि अब राज्य में विधानसभा चुनाव है और कोहलान के एक सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, तो वैसे में पूरी विधानसभा चुनाव को लेकर के जो बीजेपी की रणनीति होगी कोहलान को लेकर के, क्योंकि 2019 में जिस प्रकार से बीजेपी को जो मैंडेज मिला था बहुत पिछले यानी 2014 के अनुपात जो बहुत कम था, तो वैसे में जो अब सबसे बड़े कोहलान के जो नेता हैं अगर वो बीजेपी में अभी शामिल हैं, तो वैसे में मुझे निश्चित तौर से ये स्वाभाविक तौर से है कि अब बीजेपी वहाँ कोहलान में मजबूत तय करेगी। अब ये इसके अलावा जो उनकी नजदीकियां जो कोहलान के और भी जो कयास इसके पहले जो लगाए जा रहे थे कि कई विधायक संपर्क में हैं। हालांकि देखिए इस मामले में सरकार में वर्तमान सरकार में हेमंत सोरेन ने सारे विधायकों के और वहां के सांसदों के साथ पारित करवाया अपने आवास में, लेकिन अब विधानसभा के बाद क्या समीकरण बदलेगा? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिस प्रकार से चंपई सोरेन चुनाव की लड़ाई के पहले और अपनी झारखंड हालांकि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद चंपई सोरेन ने यह तो साफ कर दिया था कि बीजेपी का दामन जरूर थामेंगे। शिवराज सिंह चौहान के साथ भी मुलाकात हो रही है, हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ भी मुलाकात हो रही है, तो मुलाकातों के दौर जारी है। लेकिन क्या माना जाए कब बीजेपी में शामिल होंगे? क्या 30 ही जो है फाइनल तारीख है? निश्चित तौर से ये जो 30 तारीख की जो मुकर्रर की गई है तो और उनकी जो योगदान होगा बीजेपी में तो एक बड़ा इवेंट के तौर पे, ताकि पूरे राज्य में एक मैसेज जाए कि जिस प्रकार से आदिवासी की पार्टी आदिवासी को अपमानित करके उनको ढकेल करके बाहर निकाला जा रहा था, वैसे में बीजेपी उनको एक सम्मान के रूप में रखती है। तो ये पूरी राज्य में चुनावी की मुद्दा बनेगा और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि चंपई सोरेन पूरे राज्य में आदिवासी की जो उनकी मजबूत जो पकड़ है कोहलान से लेकर के संथाल तक की जो उनकी जो मजबूत पकड़े हैं वो मजबूती जो है बीजेपी को लाने की कोशिश करेगी। जी अच्छा, साथ ही सवाल ये भी कि जिस तरह से सीता गीता का साथ बीजेपी को जरूर मिला था लोकसभा चुनाव में, लेकिन कुछ फायदा उसका नहीं हुआ, तो क्या माना जाए चंपई सोरेन अगर बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी को कितना नफा नुकसान, किस तरह से फायदा? और सवाल ये भी जिस तरह से सीता गीता के आने के बावजूद बीजेपी सफल नहीं हो पाई, तो चंपई के आने के बावजूद किस तरह से मजबूती मिलेगी? देखिए, जो लोकसभा जो चुनाव थे निश्चित रूप से उसकी उस समय की जो परिस्थिति राज्य की परिस्थिति बिल्कुल विपरीत थी। जिस प्रकार से जो एक राज्य के सबसे बड़े नेता हेमंत सोरेन उनको जेल में किसी कारण कथित मामले में वो जेल चले गए थे, तो वैसे में पूरी आदिवासी जो बहुलक क्षेत्र था, आदिवासी जो सीटें थी, निश्चित रूप से आक्रोश था। और लगातार जो आपने अखबार में देखा होगा जिस प्रकार से लगातार कल्पना सोरेन एक बड़ी नेतृत्व के रूप में उभर के आई और वो अपनी पीड़ा जो जनता के आदिवासियों के बीच में बनाए, तो निश्चित रूप से उसका फायदा मिला। लेकिन अब क्या है कि बिल्कुल बदल गया। देखिए, कोहलान के शब्द मैंने इसके पहले भी कहा था कि जिस समय जब चंपई सोरेन की इस्तीफा देने की बात आ रही थी, तो मैंने ये कहा था अपने दर्शकों को कि अब कोहलान के लोग सवाल पूछेंगे कि क्या कसूर था, तो वो कसूर अब कोहलान के लोग पूछ रहे हैं। और देखा हुआ कि आपने सबसे पहले दिल्ली से लौटने के बाद अपने सारे कोहलान के लोगों से मिले और कोहलान के लोगों से राय मशवरा ली और उनसे लगातार जनसंपर्क में और उनको जन समर्थन भी मिला और उसके बाद वो बीजेपी में शामिल है। तो निश्चित रूप से अब जो राजनीति बिल्कुल विपरीत, यानी राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से झारखंड में बदलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अजय, सवाल ये भी कि जिस तरह से आपने भी कहा, क्योंकि कोहलान टाइगर के नाम से जाने जाते हैं, चंपई सोरेन कोहलान की कई सीटों पर उनका दबदबा है, ऐसे में क्या माना जाए? क्योंकि बीजेपी पे कोई बड़ा आदिवासी चेहरा भी नहीं है बाबूलाल मरांडी के अलावा। साथ ही लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो 5 आरक्षित सीटें थी, पांचों की पांचों हारी। ऐसे में चंपई सोरेन का साथ बीजेपी के लिए कितना फायदा पहुंचा सकता है? ये निश्चित तौर पे देखिए
चंपई सोरेन निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा या झारखंड आंदोलनकारी रहे और उनकी संघर्ष की यात्रा समझ ली कि कोहलान के क्षेत्र में वो अपने विस्थापित यानी जो मजदूरों की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन की उन्होंने सबसे बड़ा मजबूत रखा था। और वैसे में अब जो है कि चंपई सोरेन अब निश्चित तौर पे बीजेपी के रूप से है। तो ये अब ये धार जो है देखिए अपने लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से जो अब वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, तो वो लोकसभा चुनाव में उस प्रकार से निखार नहीं ले पाए जितने निखार आने चाहिए थे। आदिवासियों को वोट वो अपना नहीं पाए। ये बीजेपी को उम्मीद थी कि से शामिल होने के बाद, बाबूलाल शामिल होने के बाद एक बड़ा नया ये मिलेगा, चेहरा मिलेगा और मजबूती मिलेगी, लेकिन उस हिसाब से मजबूती नहीं मिलेगी। लेकिन अब लगता है कि जब चंपई सोरेन जब आए हैं और निश्चित रूप से जिस प्रकार से जन सैलाब उनको कोहलान के में लगातार उन्होंने जनसंपर्क अभियान किया है हाल के ही दिनों में, तो निश्चित रूप से लगता है कि बदलाव। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद किस तरह से झारखंड में समीकरण बदलते हैं या बनते हैं और कितना फायदा उसका बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनाव पर मिलता है, उस पर सभी की निगाहें रहेंगी, वो वक्त बताएगा। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसकी जानकारी जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने दी। आपको बता दें कि इसमें 13 प्रस्ताव शामिल हैं। कैबिनेट बैठक में आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रस्ताव पर मंजूरी मिली है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को जल जीवन मिशन के अंतर्गत समाहित करते हुए जल जीवन मिशन प्रारंभ किया गया तथा वर्ष 2017-18 से भारत सरकार द्वारा पाइप पेयजल योजना के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु मात्रा 15% धनराशि की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित पाइप पेयजल योजना में पूर्व से उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण द्वारा संचालित एवं अनुरक्षित पाइप पेयजल योजना के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु अपेक्षित बजटीय व्यवस्था राज्य वित्त आयोग राज्य बजट से कराया जाना प्रस्तावित किया गया है। उक्त के दृष्टिगत पूर्व से निर्गत उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल पाइप जलापूर्ति योजना के लिए संचालन हेतु अनुरक्षण नीति 2015 के स्थान पर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना के संचालन एवं अनुरक्षण नीति 2024 के प्राख्यान पर माननीय मंत्रिपरिषद का आज अनुमोदन अपेक्षित था, वो अनुमोदन हो गया। अनुरक्षण कैसे होगा, तो उसका अनुरक्षण सालाना 4485 करोड़ रुपए उसमें खर्च होगा, जिसमें 1553 करोड़ रुपया विद्युत का और बाकी सब मैकेनिकल वगैरह 2229 करोड़ 4485। ये विशेष जो हमारी जो जल जीवन मिशन है इसके बाद कैसे चलेगा, तो इसके लिए ये सब योजनाएं आज उसके मंत्रिपरिषद में पारित हुआ है कि ग्रामीण और ये जल जीवन मिशन इसके अंतर्गत कैसे इनको पेमेंट होगा और इस सब विषय पर पूरी चर्चा हुई। जितना हमारी लगभग जितनी योजनाएं हैं 96/2024 राजस्व ग्रामों के पाइप पेयजल के माध्यम से जलापूर्ति किए जाने का कार्य प्रगति पर, इसमें 11,526 योजनाओं में से 22,935 ग्रामों में कार्य पूर्ण हो चुका है। तो जिस गांव में कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जहां सुबह शाम पानी सप्लाई हो रहा है, उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके बाकी काम के लिए आज वो हम लोग मंत्रिपरिषद में प्रस्ताव लेकर उत्तर प्रदेश के प्रति पर्यटकों का, क्या धार्मिक पर्यटक हो, अन्य पर्यटक हो, उनकी आवक में निरंतरता के साथ वृद्धि हो रही है। जहाँ 2016-17 में लगभग 16 करोड़ पर्यटकों की आवक उत्तर प्रदेश में थी, उसके सापेक्ष वर्ष 2023 में 48 करोड़ पर्यटकों की आमद उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है और इस साल और काफी बढ़ने की संभावना है। और 2025 में हमारा कुंभ का आयोजन भी है। तो इसी के दृष्टिगत जो भी पर्यटक आए उनके लिए ठहरने की व्यवस्था और खान पीन की बेहतरीन व्यवस्थाएं संभव हो सकें, इसके दृष्टिगत जो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के पर्यटक आवास गृह
जो चल रहे थे उसमें से तमाम आवास गृह उस स्थिति में हो गए हैं कि जीर्ण स्थिति में, रिनोवेशन नहीं हो पाया, या तमाम आवास गृहों में चूंकि 87 से लगातार वहाँ की उनकी जो कर्मचारी अधिकारियों की नियुक्तियों पर प्रतिबंध रहा है, तो ज़्यादातर रिटायर्ड हो गए या रिटायर्ड होने के कगार पे हैं, तो कर्मचारियों की कमी भी महसूस की जा रही थी। और जीर्ण स्थिति चूंकि उनका रिनोवेशन नहीं हुआ या आधुनिक जिस तरह का आज के पर्यटक की आवश्यकता है उस स्थिति के पर्यटन भवन नहीं बचे हैं। इसी के दृष्टिगत हम लोगों ने 98 में सरकार ने निर्णय लिया था कि ये निजी संविदा प्रबंधन पर निजी उद्यमियों को 5 साल के प्रबंधकीय संविदा पर दे दिए जाए। वहीं बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के किसानों पर दिए विवादित बयान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने जमकर निशाना साधा है। अजय राय ने कंगना को नशेड़ी बताते हुए कहा कि ये हमेशा से नशे में रहती है और नशे में ही वो किसानों को गाली भी देती है। दरअसल कंगना रनौत ने बयान दिया था कि किसान आंदोलन के दौरान महिलाओं के साथ दुष्कर्म और उनकी हत्या की गई। कंगना रनौत के इस बयान ने पूरे देश के राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। बीजेपी ने जहां बयान से किनारा कर लिया है, तो वहीं विपक्ष लगातार कंगना के इस बयान पर हमलावर है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर केंद्र सरकार से तीखे सवाल भी पूछे और राफेल को बांग्लादेश की तरफ घुमाने की मांग की। और पूरे बनारस के अंदर आपने पूरी यात्रा निकाली और सब भाजपा आरएसएस के लोग थे उसमें, और अराजकता आपने फैलाई उस दिन पूरी यात्रा निकाल के। मैं पूछना चाहता हूं यहां के सांसद और देश के प्रधानमंत्री जी से कि ये बताइए कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी कहां हैं, इसका भी जवाब दे दीजिए। हिंदुस्तान की जनता को, बनारस की जनता को जहां दोहरा चरित्र आप दिखा रहे हो, एक तरफ हिंदुत्व को बचाने की बात करते हो, हिंदुत्व की रक्षा करने की बात करते हो। कल योगी ने कहा, मैं जी कहना चाहूंगा कि शेख हसीना कहां है, इसको भी तो बताइए हिंदुस्तान की जनता से। बनारस की जनता जानना चाहती है। जितना बड़ा आपने पूरे भाजपा आरएसएस के मिल के यात्रा निकाली, ये काशी की जनता, देश की जनता को बताइए कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को कहां आपने छिपा रखा है, ये भी हम सब लोग जानना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि दोहरा चरित्र है। आप बड़ी बड़ी बात बोलते हो, राफेल आप लाए हो, चाइना पाकिस्तान को डरवाने के लिए राफेल आ गई, अब सब घबरा गए, तो बांग्लादेश की तरफ ही घुमाइए राफेल का मुंह चेहरा। क्यों रोक रखा है? केवल हिंदुत्व 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 कह के पोलराइजेशन की बात करते हो, आप रक्षा करने की बात नहीं करते हो। दोहरा चरित्र, और ये दोहरा चरित्र पूरे देश में हिंदू भी जान गया, मुसलमान भी जान गया, और पिछड़ा भी जान गया, अनुसूचित भी जान गया। ये दोहरा चरित्र बंद करिए। और जो आज देश की महंगाई, बेरोजगारी, जो भ्रष्टाचार, जो आज देश के ऊपर सबसे बड़ी चीज आ चुकी है, और जो मां गंगा के लिए आए थे और मां गंगा पर काम करने वाली संस्था को ही बंद कर दिया। ये भी बीएचयू में वीसी कौन है? गुजरात से आया हुआ आदमी है, गुजरात का आया हुआ वीसी है, और लगातार बीएचयू के ऊपर हमले हो रहे हैं। बीएचयू की संस्थाओं को, फैकल्टीज को बंद करते जा रहे हैं ये लोग। मेडिकल पूरी तरीके से बैठ गया। बरसात हो रही है ना, पूरे बनारस में पानी लग जा रहा है। जो हम बचपन में देखते थे उससे ज्यादा पानी अब लग रहा है। ये क्वेटो, अभी एक वीडियो आया बीएचयू के पास का, वहां का एक व्यक्ति वो नाले में उसके पूरे सीवर में घुस रहा है और उसका वीडियो वायरल हुआ। आप सोच सकते हैं कि ये नया जो काशी आपने बनाया, नया क्वेटो बनाया, उसका क्या हाल हो रखा है। काशी की जनता के सामने असलियत लाइए। मैं तो कहूंगा मोदी जी से कि अपने 10 साल जो अपने यहाँ सांसद रहे हैं, इसका श्वेत पत्र काशी की जनता के सामने जारी करिए। काशी की जनता को बताइए कि कहां पर और
कितने आपने बनारस में काम किए, किसके लिए काम किया, और आप कितने बनारस के अंदर विकास करके बनारस को अच्छा बना दिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।